हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है दोबारा से मेरे चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी पे, जिस पे हम शुरू कर चुके थे महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड की हिस्ट्री क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट मतलब आप पहले दो पार्ट्स कहाँ देख सकते हैं? अगर आप आ जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिलेगी ये ब्लू कलर की एक प्लेलिस्ट, जिस पर अगर आप जाओगे तो आपको पूरे चैप्टर्स, पिछले पूरे चैप्टर्स की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और ये रही इस चैप्टर की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये जो हम कर रहे हैं ये है हमारा पार्ट 3। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। बाकी आप लोग बताइएगा, अगर आपको कुछ लगे कि कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछते जाइएगा। तो एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री यानी इतिहास, एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का। इसमें हमने क्या क्या देखा कि हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत क्यों है, नीड क्यों है। फोक थिएटर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। फिर आते हैं हमारे जो एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो भी मैंने आपको आपके पार्ट 2 में कराए थे, क्योंकि हम जब चैप्टर कर रहे थे, शुरू किया था, हम फोक थिएटर में ख़त्म किया था, आगे बढ़े तो मैंने आपसे कहा था कि मराठी थिएटर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, यानी इस वीडियो में। और मैंने आपको वहीं पे एंटरटेनमेंट में जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको एंटरटेनमेंट और उसका इतिहास पता हो, आपको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज हो, तो आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये मैंने आपको उसी वक्त डिस्कस करके बता दिया था। तो क्या बचता है? मराठी थिएटर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वो हम इस चैप्टर, इस वीडियो में करेंगे। उसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे हिस्ट्री के जो टारगेट्स थे इस महीने के, वो थे हमारे चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो इस हिसाब से हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 5 भी आपको दिखेगा यहीं पे, दो पार्ट्स में मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तो वो भी जाकर के देखिएगा। शुरू करते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को आज इस वीडियो के साथ, मराठी थिएटर के साथ। थिएटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे परफॉर्मर्स या तो कलेक्टिवली या अकेले परफॉर्म करते हैं एक आर्ट को। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है ये मैंने आपको बहुत पहले एक पिछले वीडियो में समझाया था। परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसी कला जहाँ पे आर्टिस्ट, कलाकार स्टेज पे आकर एक परफॉर्मेंस देता है कि अब वो सोलो भी हो सकती है या कलेक्टिव भी हो सकती है। कलेक्टिव के लिए मैंने आपको ये एक तस्वीर दिखाई थी, जिसपे बहुत सारे परफॉर्मर्स एक साथ एक ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं, एक कला प्रदर्शन कर रहे हैं। कि सोलो, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर बहुत फेमस हुआ है, जहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, एक स्केट या एक अपना पूरी कॉमिकल जो भी उसका प्रिपरेशन होता है वो प्रेजेंट करते हैं और चले जाते हैं। तो वो हो गया एक सोलो परफॉर्मेंस हो गया, या कलेक्टिव परफॉर्मेंस हो गया। पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल एज द ऑडियंस। सो हमारा आर्टिस्ट कौन है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस कौन है जो स्टेज के सामने या नीचे ऑडियंस में, भीड़ में बैठे हैं। कि दोनों का ही पार्टिसिपेशन, दोनों की ही पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि कोई प्ले सक्सेसफुल हो। तो मान लो स्टेज पे एक प्ले चल रहा है, एक आर्टिस्ट है जो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लोगों को उनका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रहा और वो उठ के चले गए। 3 या 4 या 5 लोग बचे, 100 लोग आए थे परफॉर्मेंस देखने, प्ले खत्म होने तक 3 या 4 लोग बचे। अब आप बताइए कि क्या आप उसको एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। वैसे ही इंडियन सिनेमा के साथ है, आज कोई मूवी रिलीज होती है, अगर उसकी टिकट सेल नहीं होती, उसके रिव्यूज अच्छे नहीं आते, तो थिएटर में लोग जाते ही नहीं है देखने के लिए। जब तक ऑडियंस नहीं पार्टिसिपेट करती तब तक आर्टिस्ट के काम की सक्सेस को नहीं कहा जा सकता। द थिएटर, थिएटर के कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि कई सारी चीजें मिलकर एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बनाती है। तो उसमें होती है स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्टेज, आर्ट डिजाइन, बैकड्रॉप, लाइटिंग अरेंजमेंट, ऑडियंस और क्रिटिक्स। इसके मैंने आपको कुछ इमेजेस भी दिए हैं दिखाने के लिए, जैसे कि ऐसे होती है हमारी स्क्रिप्ट होती है। एक स्क्रिप्ट होनी जरूरी होती है कि ये पता होना चाहिए कि क्या कहानी है, कितने किरदार हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, किसकी क्या लाइन होगी। फिर हमारे हो गए आर्टिस्ट, बैकग्राउंड आर्टिस्ट और मेन कैरेक्टर्स। फिर हो गए उनके कॉस्ट्यूम्स, क्या प्ले है उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम्स बनाए जाते हैं, कि मेकअप किया जाता है, कि फिर लाइटिंग होती है, कि तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक प्ले के। फिर एक निर्देशक, एक डायरेक्टर होता है कि जो
देखता है कि क्या आर्टिस्ट सही से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बैकड्रॉप सही है या नहीं। स्टेज बैकड्रॉप, जैसे कि आप देख लो यहाँ पर ये स्टेज है कि जहाँ पे आप कह सकते हो एक नरेटर है, और क्योंकि ये प्ले जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर है, देख के ऐसा हमें क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेज का जो बैकड्रॉप है ना, वो ही ऐसा बनाया गया है। कॉस्ट्यूम्स जो है उसी से हमें पता चल रहा है, स्टेज के बैकड्रॉप से हमें पता चल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्ले है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर किसी पार्ट के ऊपर है कि उनके लाइफ के किसी इवेंट के ऊपर है कि। फिर यहाँ पे और क्या क्या दिए गए, लाइटिंग है, ऑडियंस जैसे मैंने आपको कहा, क्रिटिक्स जो कि आलोचना करते हैं या एक रिव्यू देखते हैं कि ये प्ले कितना अच्छा है या कितना बुरा है कि। डांस और म्यूजिक भी कई बार ड्रामा का पार्ट होते हैं कि। इट इज यूजुअली इनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। However, mime can also be used as medium of expression. अब यहाँ पे एक वर्ड है माइम, ये क्या होता है। एक आपने फोटो देखी होगी ऐसी, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जैसे हैंड एंड लेग मूवमेंट से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा नहीं नहीं, पर मेरे बचपन में ही तो ये मेरा फेवरेट कार्टून था, मिस्टर बीन करके। आप जाइएगा यूट्यूब पे, आज भी इनके एपिसोड्स मिलते हैं। मिस्टर बीन में ना आप देखो, कभी भी मिस्टर बीन किसी भी एपिसोड या अपनी किसी भी मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं बोलते। हाँ, उनके आसपास के लोग शायद बोलते होंगे, बट वो कभी कोई डायलॉग नहीं बोलते, और सिर्फ अपने फिजिकल कॉमेडी होती है। उनके उनके हाव भाव, उनके काम से हमें हंसी आती है कि। उसको फिजिकल कॉमेडी भी कह सकते हैं या माइम कह सकते हैं कि। माइम यूजुअली तो वैसे ये होता है, फिजिकल कॉमेडी इज डिफरेंट देन दैट। आगे बढ़ते हैं। द रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली ऑफ तंजौर वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ ड्रामा। भोसले फैमिली तंजौर की वो पैट्रनाइज करती थी, बढ़ावा देती थी ड्रामास को। Some of them had written a few plays and also translated Sanskrit plays. तो इन इस फैमिली के जो रूलर्स थे, मेंबर्स थे, उनमें से कुछ ने खुद भी कुछ प्लेस लिखे और कुछ पुराने संस्कृत भाषा में लिखे गए प्लेस को ट्रांसलेट भी किया। 19th century saw a great development of Marathi theatre. 19th century, अगर 19th century की बात करें तो लाइक 1800 से लेकर के आप कह सकते हो 1899 तक 19th century हमारी थी। उस वक्त डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई मराठी थिएटर की। विष्णुदास भवे जी को मराठी थिएटर का फादर या पिता कहा जाता है, जिन्होंने सीता स्वयंवर नाम का एक प्ले लिखा था, जो कि उनका पहला प्ले था। आपने सुना होगा सीता स्वयंवर के बारे में, राम जी सीता जी के शादी के बारे में, तो उसके ऊपर उन्होंने एक प्ले लिखा था, प्ले प्रेजेंट किया था, लिखा नहीं था, प्रेजेंट किया था। उनकी भी मैंने एक तस्वीर आपको यहाँ पे दी है कि, क्योंकि क्या है ना, तस्वीरों से आपको चीजें ज्यादा याद रहती हैं कि मैडम ने एग्जाम के टाइम पे आपको याद आएगा कि मैडम ने वीडियो में एक तस्वीर दिखाई तो थी इसकी। तो ये है जिनको कहा गया है नृत्य क्रांतिकार, या क्रांतिकार मतलब रिवॉल्यूशनरी। उन्होंने एक ऐसी तरक्की लाई, ऐसा रिवॉल्यूशनाइज कर दिया नाट्य को या ड्रामा को। क्या नाम था, विष्णुदास भवे। तो ये उनकी तस्वीर है, उनके ऊपर लिखी गई किताब के कवर पे उनकी ये तस्वीर थी। सीता स्वयंवर याद रखिएगा, उनका इंपॉर्टेंट प्ले है। देखो ये जितना भी पूरा पार्ट है मराठी थिएटर का और इंडियन सिनेमा का ना, इसमें आपको बहुत सारे आर्ट प्ले राइटर और मूवी मेकर्स के नाम मिलेंगे, और उन्होंने कौन सी मूवी बनाई या प्ले लिखा ये भी आपको मिलेगा। तो जो जरूरी है वो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं कि, तो ध्यान दीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक को, अगर आपने खोला है अपने सामने तो उसमें अंडरलाइन करते जाइए कि कौन से नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है। जिसने जैसे कि विष्णुदास भवे जी, जिनको फादर कहा जाता है, उनका पहला प्ले था सीता स्वयंवर। आगे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे प्ले राइट के नाम, उन्होंने कौन सा प्ले लिखा, पर सब कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि। तो जो जो मैं आपको बताती जाती हूँ वो आप हाईलाइट करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विष्णुदास भवे वॉज फॉलोड इन महाराष्ट्र बाय हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड ऑल्सो लाइट फेशियल स्टेज प्लेस। उन्होंने मराठी प्ले में जो एक क्रांतिकारी लाइन है, उसके बाद महाराष्ट्र में ऐतिहासिक घटनाओं पर, महाभारत रामायण और पुराण की जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं उस पर, और लाइट फेशियल यानी कि लाइट ह्यूमर, हास्य पर एक प्ले लिखे गए। कई सारे प्ले लिखे गए स्टेज पे। जो फार्शियल प्लेस होते हैं ना, यहाँ पे लगा है फार्शियल प्लेस डेल्ट विथ सोशल इश्यूज इन ह्यूमरस वेज। सोशल इश्यूज, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं कि दहेज प्रथा की, चाइल्ड मैरिज की, इलिटरेसी की,
उसके बाद सती प्रथा हुआ करती थी। तो जितनी भी सोशल इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, सामाजिक मुसीबतें हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर ना एक ह्यूमरस तरीके से, एक तंज कसने के तरीके से प्ले जो था ना, उनको टारगेट करता था। अब जैसे आजकल बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी है, जैसे हमारी थ्री इडियट्स एक मूवी बनी थी, बहुत फेमस थी, आमिर खान की मूवी थी वो। अगर आपने देखी होगी, नहीं तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। वो ना पूरे एजुकेशन सिस्टम पे एक ऐसे कह सकते हैं, एक सटायर की तरह है, कि एक तंज कसने की तरह है, कि भाई आप सिर्फ चीजों को रट के जाते हो, समझ के नहीं जाते हो। तो चीजों को समझना पढ़ने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज सीखने के लिए उसे समझना कितना इंपॉर्टेंट है, ये वो मूवी जो है ना पूरा हाईलाइट करती है, एक बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, कॉमिकल तरीके से। तो वैसे ही प्लेस भी लिखे जाते थे, सोशल इश्यूज को ह्यूमरस तरीके से हंसा के, लोगों हंसाते तो थे, बट बताते थे भी भाई ये समाज में जो है ना गलत हो रहा है। कि इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड। तो शुरू शुरू में ना स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, ज्यादातर सिर्फ लिरिक्स, गाने के जो लाइंस थे ना, वही लिखे जाते थे। जो डायलॉग होता था ना आर्टिस्ट का, वो स्पॉन्टेनियस होता था। अब अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट होगा एक्टर या एक्ट्रेस बनने में, राइटर बनने में, या प्ले या ड्रामा या थिएटर में जाने को, तो आपको पता होगा, या इवन इन जर्नल भी आपको पता होगा, मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, स्क्रिप्ट होती है जो ये बताती है कि कौन से कैरेक्टर ने क्या डायलॉग बोला। लेकिन शुरू शुरू में ना ये स्क्रिप्ट का चलन नहीं होता था, सिर्फ जो भी कुछ गाने वाला पार्ट होता था, कभी कोई आर्टिस्ट स्टेज पे कुछ गाने वाला है एज अ पार्ट ऑफ स्टोरी, तो वो सिर्फ लिखा जाता था, उसकी लिरिक्स लिखी जाती थी। डायलॉग स्पॉन्टेनियस उसी वक्त आपके दिमाग में जो है वो बोलते थे। जो बेसिकली प्ले का जो थीम होता था, जैसे सीता स्वयंवर है, तो राम जी और सीता जी समझो बात कर रहे हैं, या महाराज हैं जो बात कर रहे हैं राम जी से, तो वो क्या बोलेंगे, वो ऑन द स्पॉट आर्टिस्ट सोचते थे और वो बोलते थे उस हिसाब से। So V.J. Kirtane was the first author who wrote the script of Thorale Madhavrao Peshwa in 1861. तो ये हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा 19th सेंचुरी में, तो 1861 यानी कि लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में वीजे किरताने थे जो पहले ऑथर थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। प्ले तो लिखा पर उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी पहली बार। तो ये पहले आर्टिस्ट थे स्क्रिप्ट लिखने वाले। कब लिखी इन्होंने स्क्रिप्ट? 1861 में। कौन से प्ले के लिए? थोराले माधवराव पेशवे। And printed copy was made available. This was the beginning of tradition of having a completely written script ready before staging a play. तो इसी के साथ एक प्रथा कह सकते हो शुरू हो गई। इनसे पहले कोई भी आर्टिस्ट जो परफॉर्म करता था स्टेज पे ना, वो खुद ही अपने डायलॉग सोचता था और बोलता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जब पहली बार स्क्रिप्ट लिखी ना, तो इसके आगे चल के बाकी के जो राइटर्स थे ना, उन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, कि भाई जब हम प्ले को स्टेज पे परफॉर्म करें, उससे पहले हमारे पास एक पूरी कंप्लीट लिखी हुई स्क्रिप्ट हाथ में होनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, ये भी है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा। वीजे कीर्ताने। कौन सा प्ले? थोराले माधवराव पेशवा। और कौन सा साल? 1861। पहली स्क्रिप्ट लिखने वाले ऑथर। फिर इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अगेन 1850 से लेकर के 1899 का पीरियड, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। Balkrishna Bhuva Ichin Karanjikar made a special effort to introduce classical Khayal music in Maharashtra. After him, Ustad Aladia Khan, Ustad Abdul Karim Khan, Ustad Rahmat Khan contributed to great way. Their effort helped in developing a taste for classical music in Marathi audience. महाराष्ट्र में मराठी प्लेस में पहली बार क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत को इंट्रोड्यूस करने का एफर्ट किया था बालकृष्ण भुवा इच्छनकरंजीकर ने। तो अगेन मैंने आपके लिए यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्लासिकल संगीत को जो है महाराष्ट्र में प्ले में इंट्रोड्यूस किया था, और उनके बाद जो ये नाम है ना सारे, इन्होंने भी एफर्ट किया था, कंट्रीब्यूट किया था। उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो ऑडियंस थी प्ले देखने वाली, उनके अंदर एक टेस्ट डेवलप हुआ, उनको
पसंद आने लगा कि शास्त्रीय संगीत जो है हमारे प्ले में हमें देखने मिलता है, लोगों को उनको पसंद करने लगे। तो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ म्यूजिकल मराठी थिएटर। अब कई सारे प्लेस देखोगे ना आप, उनमें कोई भी डायलॉग नहीं होता। वो पूरी की पूरी, पूरा प्ले जो होता है ना, सिर्फ गा के कहानी सुनाई जाती है कि उसमें, तो उसको हम म्यूजिकल थिएटर कहते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र में लोगों को शास्त्रीय संगीत का जो इंट्रोडक्शन था प्ले में वो पसंद आया, तो पूरे के पूरे म्यूजिकल प्ले भी बनने लगे। इससे क्या डेवलप हुआ? म्यूजिकल मराठी थिएटर। द म्यूजिकल प्लेस ऑफ किर्लोस्कर मंडली, तो मंडली चलती थी, पूरी टीम होती थी जिसको कहते हैं मंडली, वो बहुत पॉपुलर हुई। संगीत शकुंतला रिटन बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर, बहुत पॉपुलर हुआ। अनदर प्ले शारदा, जो लिखा था गोविंद बल्लाल देव जी ने, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। Quite important as it comments in a humorous style on the evil of marrying young girls to aged men। तो ये जो प्ले था ना शारदा, ये जो गोविंद बल्लाल देव ने लिखा था, ये क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इन्होंने ना ह्यूमरस तरीके से हंसा के इस बात पे तंज कसा कि सोसाइटी में ना जो बहुत ही यंग लड़कियां हैं, उनकी बहुत ही उम्र दराज, बहुत ही एज्ड आदमियों से शादी करा दी जाती है। कि ये एक इविल कस्टम है, एक इविल प्रैक्टिस है, बुरी प्रैक्टिस है जो सोसाइटी में होती है। मैंने आपको कहा था सोशल इश्यूज के ऊपर लिखी जाती थी, प्लेज लिखे जाते थे, ह्यूमरस तरीके से हंसा कर लोगों को ये बताया जाता था कि भाई सोसाइटी में देखो ये है ना, गलत हो रहा है। कि उसके बाद और सारे प्लेस हैं, जैसे मूल मूक नायक, मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, नायक मतलब हीरो, मूक नायक श्रीपद कृष्ण कोहटकर जी ने लिखा। संगीत मनपन्नम, संगीत मनापमन रिटन बाय कृष्णा जी प्रभाकर खाडिलकर। एक कच प्याला रिटन बाय राम गणेश गडकरी आर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ मराठी थिएटर। तो ये जो तीन आपको राइटर्स और उनके प्ले है ना, ये आपको शायद पूछे जा सकते हैं। किसमें आपको क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन सा पेयर गलत मैच्ड है, कि वो आइडेंटिफाई करो और उसको सही लिखो, तो उसमें ये आपको सवाल आ सकता है। कि फिर एक छोटा सा यहाँ पे डू यू नो है। खडल खड खड खडलकर खडलकर रोट कीचक वध, अ मेटाफोरिकल ड्रामा। मेटाफोर मतलब एक चीज को किसी और चीज से कंपेयर करके लिखा गया। टू डिनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब अंग्रेजों की सरकार, उनके प्रशासन के अगेंस्ट लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए भी ना प्लेज लिखे जाते थे। तो अंग्रेजों की सरकार को टारगेट करके इन्होंने ये प्ले लिखा था कीचक वध, जो कि महाभारत के इवेंट्स पे बेस्ड था। इन्होंने क्या किया, अभी जैसे मैंने कहा ना, मेटाफोर था, एक चीज जो है दूसरी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें ना द्रौपदी जी जो थी वो रिप्रेजेंट करती है भारत माता, मदर इंडिया को, जहाँ भी युधिष्ठिर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉडरेट, जो हमारे मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट क्या कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट, मुझे याद नहीं आता बट कभी कभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम है वो एक्सट्रीमिस्ट ये थे, जैसे मॉडरेट्स थे, क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट थे, या आप कह सकते हो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो मॉडरेट्स, जैसे कि हमारे मॉडरेट लीडर्स थे ना, नेशनल लीडर्स थे ना, वो कहते थे भाई हम अंग्रेजों की सरकार को खत लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे, उनसे बातचीत करके हमारे देश को आज़ादी दिलाएंगे। पर एक्सट्रीमिस्ट थे, वो कहते थे कि नहीं भाई, बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, हम सीधा एक्शन पे आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो प्ले लिखा ना कीचकवध, उसमें ये दिखाया कि द्रौपदी जी जो है वो है भारत माता, युधिष्ठिर जो है वो है हमारे मॉडरेट लीडर्स कांग्रेस के, भीम जो है वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और कीचक जो थे ना, वो इंसोलेंट लॉर्ड वाइसरॉय कर्जन थे। तो इन्होंने क्या किया, द ऑडियंस used to perceive the characters in this fashion and feel enriched about the imperialistic or attitude of British government। अब देखो, आप बात कर रहे हो 1800s की, 1850 और 1890s की, तो उस वक्त मामूली लोगों को, जिन्होंने एजुकेशन को नहीं समझा, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, उन्हें कैसे समझाएं कि अंग्रेज हमारे देश में क्या कर रहे हैं। अब अंग्रेज की जो सोच थी वो तो इम्पीरियलिस्ट थी, कि भाई हमको अपने साम्राज्य को बड़ा करना है,
इनकी इनकी जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, इनकी भलाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस अपनी जो मशीन बनी है इंग्लैंड में, वहां से हम अपना सामान यहाँ पे आके बेचेंगे। इंडिया का अपना रॉ मटेरियल उठा के अपने देश लेके जाएंगे, इंडिया का पैसा अपने देश लेके जाएंगे। वो उनका एटीट्यूड था। अब वो ये कैसे कर रहे थे, ये हम मामूली लोगों को कैसे समझाएं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो एजुकेटेड नहीं है, जो किसान हैं, जो छोटे छोटे गांव में कहीं रहते हैं, कि उन तक ये बात कैसे पहुंचाएं। अब उनको क्या मालूम है, उसका इस्तेमाल करके हम उन्हें ये बात समझा सकते हैं। महाभारत तो लोगों ने सुनी थी, महाभारत को लोग पहचानते थे, उनके कैरेक्टर्स से लोग फेमिलियर थे, द्रौपदी के साथ क्या हुआ ये पता था, भीम युधिष्ठिर कैसे बिहेवियर के थे, कैसा उनका नेचर था, ये लोगों को मालूम था। तो उसी से कंपेयर करके इन्होंने ये प्ले लिख दिया। तो लोगों को समझ में आया कि जी अंग्रेज इस देश में कर क्या रहे हैं कि द पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य एत्रे लाइक साष्टांग नमस्कार, उदयाचा संसार, घरा बेहर helped the Marathi theatre to sustain through a temporary decline। तो आचार्य एत्रे जी ने जो प्लेज लिखे थे ना, जो नाटक लिखे थे ना, उन्होंने मदद की मराठी थिएटर को उस वक्त संभालने में जब वो डिक्लाइन कर रहा था। तो रीसेंट प्लेस जो आजकल के रीसेंट 1900 से लेके 2000 के बीच में लिखे गए हैं, उनमें हिस्टोरिकल थीम है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखे गए हैं। जैसे रेगर रेगर रेगडला जेव्हा जग येते, इथे ओशालाला मृत्यू बाय वसंत कनेटकर, घाशीराम कोटवल बाय विजय तेंदुलकर, तिलक आणि आगरकर बाय विश्राम बेड़ेकर। ये थे ना हिस्टोरिकल थीम्स, यानी ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस थे। तिलक आनी आगरेकर आपको नाम से समझ में आ गया होगा, बाल गंगाधर तिलक, और जी जी आगरकर, गणेश गोपाल आगरकर जी। तो Marathi stage continued to get enriched because of its varied subjects and types of plays। तो मराठी थिएटर क्यों तरक्की करता गया, क्यों और एनरिच होता गया, क्योंकि उस पे उस थिएटर में ना बहुत ही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे प्ले लिखे गए। अब सब्जेक्ट से सोशल इशू पे लिखे गए, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे लिखे गए, कुछ सच में कहानियां ही थी, कुछ सच में मॉरल लेसन सुनाने के लिए थे। तो क्योंकि उनका सब्जेक्ट बहुत एक्सटेंसिव था, बहुत वास्ट था, इसीलिए मराठी थिएटर जो है ना तरक्की करता गया। स्टेज आर्टिस्ट ऑफ बाइगॉन एरा लाइक गणपत राव जोशी, नारायण राव राजहंस, मोर पॉपुलरली नोन एज बाल गंधर्व, केशव राव भोसले, चिंतामन राव कोलाटकर और गणपत राव बोढ़स आर स्टिल रिमेम्बर्ड एज ग्रेट एक्टर्स। तो ये जो सारे थे ना हमारे एक्टर्स थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे। इन्होंने प्ले नहीं लिखा, ये परफॉर्मर्स थे, एक्टर्स थे कि द अर्ली मराठी प्लेयर्स वर स्टेज ऑन ओपन ग्राउंड। तो पहले पहले जो प्ले हुआ करता था ना, एक मैदान, ओपन मैदान पे प्ले हुआ करता था। मैंने इसकी भी आई थिंक एक तस्वीर दिखाई थी आपको पहले किसी, हाँ, जैसे भरूड, भरूड एक फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बताया था कि रास्ते पे ये परफॉर्मेंस दी जाती है। कि वैसे ही पहले शुरुआत में ना ऐसे रास्ते पे प्ले परफॉर्म हुआ करता था, बाद में क्लोज्ड थिएटर जो है वो बनाए गए महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो पहला जो क्लोज थिएटर था ना वो ब्रिटिश ने बनाया था। कौन सा, प्ले हाउस या रिपॉन और विक्टोरिया। तो ये मुंबई में बने थे थिएटर्स, क्लोज थिएटर्स। Thereafter, the shows of Marathi plays gradually took to closed theaters। तो ये वाला जो, अगर आप फोटो देखोगे अच्छे से, ये है, ये एक क्लोज थिएटर है। एक बंद सिनेमा में, एक क्लोज स्पेस में, जैसे आज हमारा मूवी थिएटर होता है, वैसे ही क्लोज स्पेस में ये परफॉर्म किया जाता है। आपके स्कूल में शायद कहीं पे एनुअल फंक्शन के लिए कोई रूम रहता होगा, या अगर आप कभी अपने कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे ऑडिटोरियम्स रहेंगे, आपके शायद स्कूल में भी ऑडिटोरियम होता होगा जहाँ पे प्ले परफॉर्म करते हैं। तो ये क्लोज थिएटर पे बने। उससे पहले जो थे ओपन थिएटर्स, ओपन ग्राउंड पे, जैसे क्रिकेट मैच खेली जाती है ना मैदान पे, वैसे थे प्ले हुआ करते थे। फिर आते हैं यहाँ पे एक छोटा एक और डू यू नो दिया गया है कि द रेनाउंड ऑथर पोएट विष्णु वमन शिरवडकर, ऑल्सो नोन एज कुसुमग्रज, रोट नट सम्राट, अ प्ले स्टाइल्ड आफ्टर शेक्सपियर्स वेल नोन प्ले किंग लियर।
तो ये एक फेमस ऑथर पोएट थे विष्णु वमन शिरवाडकर, ये नाम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या प्ले लिखा था, नट सम्राट। किस प्ले पर आधारित था? शेक्सपियर का नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर, बहुत ही फेमस इंग्लिश प्ले राइट है। उन्होंने एक प्ले लिखा था किंग लियर नाम का, उसी प्ले पे आधारित इन्होंने प्ले लिखा जिन्होंने विष्णु वमन शिरवाडकर ने, नट सम्राट। अब मैंने सर्च किया ना तो मुझे पता चला नट सम्राट नाम पर ना एक और मूवी बनी है 2016 में, ये मराठी में मूवी बनी है जिसमें फेमस एक्टर नाना पाटेकर जी ने लीड रोल किया था। और यहाँ पे आपको दिखेगा यही लिखा हुआ है कि ये प्ले जो है ना इसी नाम से लिखे गए एक प्ले पर बेस्ड है, कि ये मूवी जो है इसी नाम से लिखी गई एक प्ले पर बेस्ड है, कुसुम राज ने जो लिखी थी। तो यही नाम था हमारे राइटर का, विष्णु वमन शिरवाडकर, जिनको कुसुमराज भी कहा गया था। It became very popular. Ganpat Rao Bevalkar, the tragic protagonist of Natta Samrat, represents a blend of two well-known personalities of Marathi stage, गणपत राव जोशी, नाना साहेब फटकर। तो इस प्ले के जो लीड मेल लीड है जैसे आप कह सकते हो, यहाँ प्रोटेगनिस्ट है कि वो थे गणपत राव बेवालकर, कैरेक्टर का नाम है, एक्टर का नाम नहीं है, कि गणपत राव बेवालकर जो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, कि वो कहते हैं कि मराठी प्ले के जो फेमस एक्टर्स थे गणपत राव जोशी और नाना साहेब फाटकर, उनकी पर्सनैलिटीज का एक मेल है, कि ये कैरेक्टर जो है उन दो एक्टर्स की पर्सनैलिटी का एक मेल है, कि तो इतना ही था हमारा मराठी थिएटर। आगे बढ़ते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, सिनेमा के बारे में। सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है कि आर्ट, हमने देखा कला, एक स्टेज पर परफॉर्म की जाने वाली एक परफॉर्मिंग कला, परफॉर्मिंग आर्ट, पर ये टेक्नोलॉजी को कैसे ब्लेंड करती है। अगर आप देखो कि कभी आप किसी प्ले में पार्ट लोगे ना, तो आपसे रिहर्स, आप पहले रिहर्स करोगे, फिर आप एक तय समय और जगह पर वो प्ले परफॉर्म करोगे। तो आप एक बात बताओ, सोच के देखो कि एज एन आर्टिस्ट आप एक प्ले दिन में कितनी बार प्ले कर पाओगे, कितने बार परफॉर्म कर पाओगे? एक बार या दो बार? एक बार आपने कभी कहीं एक जगह पर सुबह को परफॉर्म किया, फिर किसी और लोकेशन, किसी और थिएटर में जाके वो प्ले दोबारा परफॉर्म किया। अब दिन में आखिर जा जाकर कितनी जगहों पर जा पाओगे और कितनी बार एक एक प्ले को परफॉर्म कर पाओगे? लेकिन सिनेमा का क्या था ना, कि वो टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करता है, क्योंकि उसने कैमरा से उस प्ले को ना बेसिकली रिकॉर्ड कर लिया, और वो रिकॉर्ड होने के बाद ना एक ही वक्त पर अलग अलग थिएटर्स पे एक एक ही दिन में कई सारे शोज चला सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ मूवीज रिलीज होती हैं, तो इंडिया में कितने थिएटर्स हैं, मूवी थिएटर्स हैं, कि उन मूवी थिएटर्स में हर एक फिल्म की कम से कम 3 4 5 शोज चलते हैं, कि इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आर्ट के साथ ब्लेंड हो गई। अगर आप यहीं अपनी कोई फेवरेट फिल्म हो आपकी इंडिया में, समझ लो सलमान खान की कोई फेवरेट मूवी हो, आपकी शाहरुख खान की कोई फेवरेट मूवी हो, तो अगर मान लो अगर वो मूवी के बजाय प्ले होता, तो वो एक्टर्स जो है, वो पूरी टीम जो है फिल्म की, वो कितनी जगहों पर घूमती इंडिया में वो पूरा प्ले दिखाने के लिए, और कितना टाइम जाता। ऐसे वो मूवी रिकॉर्ड हो गई तो एक ही साथ पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट हो जाती है, कि ओटीटी के साथ भी आज वैसा ही होता है। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी और आर्ट का मिश्रण है, कि विथ टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स द फिल्म इंडस्ट्री केम इनटू बीइंग। जब कैमरास का इन्वेंशन हुआ, और कैमरास के बाद फोटोज के बाद मोशन, आपका आप चलते हो, आगे बढ़ते हो, उठते हो, बैठते हो, या आप मोशन है ना, तो जब मोशन को रिकॉर्ड किया जा सके, उस उसकी टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई, कैमरास जो मोशंस रिकॉर्ड कर सके, आपकी मूवमेंट रिकॉर्ड कर सके, उसके इंट्रोडक्शन के बाद, उस टेक्नोलॉजी के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। और शुरुआत कैसे हुई? साइलेंट एरा से, साइलेंट मूवीज। अब वो जो कैमरा टेक्नोलॉजी थी शुरू शुरू में, वो लोगों के मूवमेंट को तो रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन आवाज नहीं रिकॉर्ड कर सकती थी। इवन वो कलर में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। पहले पहले मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, क्योंकि जो पहली पहली टेक्नोलॉजी थी वो एकदम परफेक्ट नहीं थी ना। वो कलर भी रिकॉर्ड करे, आवाज भी रिकॉर्ड करे, मूवमेंट भी रिकॉर्ड करे, सब तो नहीं कर सकती। नई नई टेक्नोलॉजी अभी बननी शुरू हुई है, डेवलपमेंट में है। आज तो हम कैमरास पे पहुंच गए, हम कैमरा से भी एक मूवी बना सकते हैं पूरी। हम चाहे 2 घंटे की मूवी अपने फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि बना के।
और बनती भी है। आईफोन मूवीज बहुत फेमस हो रही हैं आजकल। तो वो क्या करती है, वो कलर भी रिकॉर्ड करती है, साउंड भी रिकॉर्ड करती है, मोमेंट भी रिकॉर्ड करती है। लेकिन शुरू शुरू की मूवी सिर्फ मोमेंट रिकॉर्ड कर पाती थी। फिर धीरे धीरे जाके साउंड रिकॉर्डिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद कहीं जा करके कलर मूवीज बनने लगी। तो बहुत टाइप्स की मूवी होती है, सटायरिकल मूवीज होती है, सटायर तंज कसने की, डॉक्यूमेंट्रीज लोगों की जिंदगी पर, महात्मा गांधी पर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड किसी चीज को एडवर्टाइज करना, जैसे कभी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चलाती है पर उसको प्रमोट करने के लिए कई बार कह सकते हो मूवीज का इस्तेमाल किया जाता है। कई मूवीज बनी है जो फैमिली प्लानिंग की एडवर्टाइजमेंट करती है। फिर चिल्ड्रंस मूवी, जैसे वॉल्ट डिज्नी बहुत सारी मूवीज बनाते हैं कि बच्चों के लिए। अबाउट आर्मी जैसे फेमस मूवी है, लक्ष्य है, उरी है, शेरशाह है, बहुत फेमस है। एजुकेशनल मूवीज जिसमें आपको कुछ सीखने मिले, ऐसी एजुकेशनल मूवी। या फिर बेसिकली सिंपली कोई एक स्टोरी नरेट करी जाती है मूवी में, फिक्शनल, किसी रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, बस कहानी है कि। तो ज्यादातर मूवीज तो यही होती, इसी कैटेगरी में होती हैं। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म मूवी गोस टू महाराष्ट्र। तो पहली फुल लेंथ मूवी महाराष्ट्र में बनी थी। महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को नर्चर करने, पालने पोसने, बड़ा करने वाली जो जगह है ना, वो जमीन है महाराष्ट्र। आपको पता है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है। कई, अब अगर आपको कभी भी किसी को भी फिल्म स्टार बनना होता है, डायरेक्टर बनना होता है, तो वो मुंबई आने की करता है। कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव माधवराव पिटाले, पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरीश चंद्र सखाराम बटवाडेकर, ऑल्सो नोन एज सवेदादा, इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। तो अगेन यहाँ पे तीन चार नाम है जिनको कहा गया है कि इनकी वजह से इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की हुई। फिर गोपाल रामचंद्र तोराने, जिनको दादा साहेब तोराने भी कहा गया है, उनके साथ A.P. करंदीकर, S.N. पटकर, V.P. दिवेकर, इन्होंने फॉरेन के, विदेश के टेक्नीशियंस से मदद लेकर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था पुंडालिक। मुंबई में ये मूवी 1912 में रिलीज हुई थी। अब ये मूवी जो थी ना, करीब करीब कुछ 21 या 22 मिनट की थी, फुल लेंथ मूवी नहीं थी। 21 या 22 मिनट की छोटी सी मूवी थी, जो बनाई तो महाराष्ट्र के हमारे दादा साहेब तोराने जी और उनके साथ, ये जो नाम दिए गए हैं इनके साथ मिलकर इन्होंने ये मूवी बनाई। पर यहाँ पर ना, ये मूवी की जो एडिटिंग वगैरह थी ना, ये कर इसके लिए उन्होंने जो पूरा रिकॉर्डिंग थी ना, वो लंदन भेजी थी एडिटिंग के लिए। तो इसमें फॉरेनर्स की हेल्प ली गई थी, फॉरेन टेक्नीशियंस की मदद ली गई थी। तो ये क्या है ना, पूर्ण तरह कह सकते हो पूरी तरीके से स्वदेशी मूवी नहीं थी ये। भले ही रिकॉर्ड इंडिया में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पर उसकी एडिटिंग क्योंकि बाहर की गई, तो इसलिए कई बार डिस्प्यूट रहता है कि क्या ये इंडिया की फर्स्ट मूवी कही जा सकती है, क्योंकि ये थी भी 21-22 मिनट की। तो आपको ये याद रखना है। ये पूछा जा सकता है आपसे, इनका नाम पूछा जा सकता है, मूवी का नाम पूछा जा सकता है कि। फिर आते हैं अगला, राजा हरिश्चंद्र। ये एक मूवी थी जो दादा साहेब फाल्के जी ने रिकॉर्ड की थी। और इसकी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो इंडिया में कंप्लीट हुआ था। इसीलिए कई बार इसको इंडिया की फर्स्ट मूवी कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया की पहली मूवी कौन सी थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। उसके डायरेक्टर थे दादा साहेब फाड़के। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की पहली मूवी, लेकिन जो फॉरेन टेक्नीशियंस की मदद से बनाई गई थी, तो वो होगी पुडनायक, जो दादा साहेब टोराने जी ने बनाई थी। अदरवाइज ये ठीक एक साल बाद 1913 में रिलीज हुई थी मुंबई में। आई थिंक ओलंपिया थिएटर था उस जगह का नाम, जहाँ पे इसका प्रीमियर हुआ था। ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज, और भी कई सारी मूवी बनाई, जैसे मोहिनी ब्रह्मासुर, सावित्री सत्यवाना ऑल्सो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन रॉक कट केव्स ऑफ वेलूर, एलोरा के केव्स के ऊपर इन्होंने बनाई। नासिक के तीर्थ स्थल त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में, ये फेमस जगह हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने मूवी बनाई थी दादा साहेब फाड़के जी ने। तो इनके बारे में एक और चीज आपने सुना होगा, दादा साहेब फाड़के अवार्ड, नाम सुना है आपने? ये देखिए, ये आउटडोर थिएटर के लिए भी मैंने आपको एक इमेज दी थी, ऐसे आउटडोर थिएटर्स होते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र मूवी का एक कह सकते हो स्टिल है या पिक्चर है, सीन है के, दो सीन है राजा हरिश्चंद्र मूवी के। तो दादा साहेब फाड़के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है एक, जो अलग अलग कैटेगरीज में
आर्टिस्ट को, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिस्ट को अवार्ड देता है। उसके अलावा हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड चलाती है, कि जहाँ पे प्रेसिडेंट से किसी एक पर्सनैलिटी को ये अवार्ड ग्रांट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो हमारी एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड ग्रांट करती है। उसमें ऐसा एक सर्टिफिकेशन रहता है अवार्ड ग्रांट करने का, और एक ऐसे मेडल रहता है केस का। तो ये आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दादा साहब फाल्के जी है ना, इंडिया के कह सकते हो ये जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड है, कि जिन्होंने इंडियन सिनेमा के डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कंट्रीब्यूट किया है अगर किसी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, कि दादा साहब फाल्के अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग अ मूवीज ऑन हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक घटनाओं पर, मैथोलॉजिकल, महाभारत रामायण और पुराण की कहानियों पर बनाने की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो शुरू हुआ। आनंदराव पेंटर जी थे, पेंटर नाम के एक पर्सन थे। उन्होंने इंडिया में पहली सिनेमा कैमरा बनाई, और उनके भाई बाबूराव पेंटर ने एक मूवी बनाई, सैरा रंधीरी, इन 1918। ये जो थी ना, ये पहली हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना पे एक और मूवी बनाई थी, सिम्हगढ़। तो जो साई रंधरी मूवी थी ना, ये कहते हैं कि ये पहली मूवी थी जिसमें कोई एक्ट्रेस थी। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने जब मूवी बनाई ना, ये फर्स्ट फिल्म थी जिसमें किसी औरत ने एक्ट किया था। वरना जो इससे पहले मूवीज बनी थी ना, उसमें ज्यादातर आदमी ही एक्ट करते थे। पहली एक्ट्रेस इन्होंने हायर की थी अपनी मूवी के लिए। फिर ही ऑल्सो मेड फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी, पहली ऐतिहासिक घटना पर बनाई गई मूवी सिंहगढ़। यूड ऑल्सो लाइक टू नो दिस, ये भी आप जान लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खास डिवीजन बनाया है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। इट वॉज नेम्ड एज फिल्म डिवीजन। ये डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज्ड बाय दिस डिवीजन यूज्ड टू बी शोन इन सिनेमा थिएटर्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ मेन मूवी। आप अगर आजकल आपने मूवीज देखोगे तो उसमें अक्षय कुमार जी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आती है शुरू में। उसमें एक्टर अक्षय कुमार एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके एक पर्सन से पूछते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके सिगरेट पी रहे हो, देखी होगी आपने। वो उन्होंने सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के करना चाहिए, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और वो जो मेन मूवी है ना, उसकी शुरुआत से पहले आती है। तो ये इसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री, और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खास डिवीजन बनाया है जिसको फिल्म डिवीजन कहते हैं। और क्यों? पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो किस बारे में पब्लिक को अवेयर करने के लिए बनाई गई है वो छोटी सी मूवी, जो शुरुआत में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एक साइलेंट मूवी बनाई उन्होंने, और बाबूराव पेंटर ने और भी कई सारी हिस्टोरिकल मूवीज बनाई। कल्याण चाक, खजाना, बाजी प्रभु देश पांडे, नेताजी पालकर मेड अ मूवी ऑन रियलिस्टिक सोशल इश्यूज, जैसे कि सवकारी पाश। इन 1925 बालाजी पेंढारकर मेड अ मूवी बाजीराव मस्तानी। तो 1925 में भी एक बाजीराव मस्तानी बनी थी, लेकिन अंग्रेजों को क्या लगा ना, कि ये लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, देश प्रेम की भावनाएं जगाने के लिए ये मूवी बनाई गई है, इसीलिए उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया। कौन सी? जो पेंढारकर जी ने बनाई थी बाजीराव मस्तानी, वो बैन कर दी थी गवर्नमेंट ने। कब बनी थी? आज से 100 साल पहले, 1925 में। कमलाबाई मंगोरलकर पहली महिला प्रोड्यूसर थी। शी प्रोड्यूस्ड सवल्य तांडेल, पन्ना दाई हिंदी में, राम शास्त्री, एक मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी 1944 में, जो कि बहुत फेमस हुई थी। कौन सी? राम शास्त्री। कौन सी कंपनी? प्रभात कंपनी। कौन पहली महिला प्रोड्यूसर थी? कमलाबाई मंगारोलकर। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिया की आजादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फ्यू मूवीज वर मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स। ऐतिहासिक घटनाओं पर कुछ मूवीज बनाई गई। आचार्य एत्रे, अपने प्ले में भी इनका नाम सुना। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया प्लेज में, कि जब प्ले का डिक्लाइन, मराठी थिएटर का डिक्लाइन हो रहा था, उस वक्त इनके कुछ प्ले थे जिन्होंने डिक्लाइन के वक्त मराठी थिएटर को सस्टेन करने में, मजबूती से बनाए रखने में मदद की थी। तो यही आचार्य एत्रे जी ने आजादी के बाद महात्मा फुले जी पर और विश्व पर मूवी बनाई थी। एंड
विश्राम बेड़ेकर मेड मूवी ऑन लाइफ ऑफ वासुदेव बलवंत फडके। तो आचार्य एत्रे लाइफ ऑफ महात्मा फुले पे उन्होंने बनाई, विश्वराम बेड़ेकर जी ने वासुदेव बलवंत फडके जी पर बनाई। और दिनाकर पाटिल, उन्होंने एक मूवी बनाई दान्य ते संताजी, दानाजी, बाल शिवाजी, और कुछ और मूवीज बाय प्रभाकर पेंडेटकर। तो ये सारे नाम हैं कि जो इन्होंने मेंशन किए हैं, बहुत ही लेजेंडरी नाम है जिन्होंने बहुत ही लेजेंडरी मूवीज बनाई, मराठी थिएटर में, इंडियन सिनेमा में बहुत कंट्रीब्यूट किया। संत तुकाराम एक ऐसी मूवी है जो इंटरनेशनली बहुत मशहूर हुई। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है जो पेरिस में ना, उस वहां पर भी ये मूवी दिखाई गई थी। विष्णु पंत पगनिस एक्टेड एज संत तुकाराम। सो ये आप लोगों के लिए टास्क है, लेट अस सर्च ऑन इंटरनेट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज नॉट मेंशन इन लेसन्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज नेम्स। तो कुछ मूवीज जो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बनाई गई है इसमें, वो बताइए। हिस्टोरिकल मूवीज वर मेड इन हिंदी। हिंदी मूवीज मेड इन प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले हिंदी में कौन सी मूवीज बनाई गई ऐतिहासिक घटनाओं पर? सिकंदर, जिस जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिकंदर कहा जाता है। फिर तानसेन एक फेमस संगीतकार थे। चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्ता। पृथ्वी वल्लभ, अगेन एक रूलर थे। मुगले आजम, कुछ एक हिस्टोरिक बहुत ही लेजेंडरी मूवी है मुगले आजम। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। मूवीज बेस्ड ऑन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए, इंडिया की आजादी के लिए उनकी कहानियों पर, जिन्होंने इंडिया की आजादी के लिए लड़ा या इंडिया की आजादी के लिए जो आंदोलन हुए, उन पर भी मूवीज बनाई गई। जैसे आंदोलन, नाम ही आंदोलन रखा गया, स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन। झांसी की रानी, आज भी बहुत सारी मूवीज हैं देखो जो बनती है उस वक्त पे। जैसे अभी बनी थी एक रिसेंटली सरदार उधम, जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे सरदार उधम जी, जिन्होंने जलियन वाला बाग के लिए, उन्होंने रिवेंज के लिए पूरी स्टोरी है कि कैसे उन्होंने बदला लिया जलियन वाला बाग मसैकर का। झांसी की रानी पे मूवीज बनी है, टीवी शोज भी बने हैं। तो ये क्या है ना, ये सब थीम्स हैं कि क्योंकि इंडिया जिन चीजों से गुजरा है ना, आप उस पे बहुत कुछ मूवीज और शोज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ बना सकते हो। हमारे राजा महाराजाओं पर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर, हमारे बड़े एजुकेशनिस्ट पर, साइंटिस्ट पर। देखो चंद्रयान, मंगलयान पे एक मूवी मूवी बनी थी अक्षय कुमार ने, और विद्या बालन थी उसमें। तो ये देखो इंडिया में इतना कुछ होता है ना कि हम रियल लाइफ पे बेस्ड, ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड बहुत सारी मूवीज बना सकते हैं कि। फिर प्रोडक्शन स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शन, आर के स्टूडियोज, नवकेतन। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पुराने इम्पोर्टेंट नाम है कि बॉम्बे टॉकीज बहुत फेमस था किसी टाइम पे। तो ये सब प्रोडक्शन स्टूडियोज है जहाँ पे फिल्म निर्माण का काम किया जाता था। फिर एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो देखो मैंने आपको समझा दिया, मराठी थिएटर और इंडियन सिनेमा के बारे में इसमें हमने खत्म किया। फोक थिएटर हमने पिछले 2 वीडियोस में खत्म किया। अगेन यही प्रोफेशनल करियर अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको इतिहास का नॉलेज होगा तो आप किसी ड्रामा का जो बैकड्रॉप है वो बना सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये इमेज दिखाई थी ना, कि हमें बैकड्रॉप से, स्टेज के बैकड्रॉप से पता चलता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी लाइफ के किसी इवेंट के ऊपर प्ले किया गया है। तो ये स्टेज का बैकड्रॉप है जो बताता है कि वो प्ले कितना एक्यूरेट एक्यूरेट है कि। अब यहीं पे सोचो, अगर प्ले का जो सेटअप है वो ऐसा होता जैसा यहाँ पे ब्रिटिशर्स के प्ले का है, अंग्रेजों के प्ले का है, तो क्या हमें समझ में आता कि ये किसके ऊपर है? कि अब ये आप बोलोगे क्या कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर का? नहीं बोलोगे, या किसी और इंडिया के महाराज के राजा उपराजा महाराजाओं के ऊपर होगा। क्योंकि स्टेज के बैकड्रॉप से पता चलता है, एक्यूरेसी आती है कि कितना आप सही से कहानी को बता रहे हो। तो स्टेज बैकड्रॉप में जॉब है। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हो, क्योंकि आपको हिस्ट्री, ऐतिहासिक भाषाएं, पुरानी भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए, पुरानी संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए। सिनेमा में भी आपको आर्ट डायरेक्टर, बैकग्राउंड डिजाइनर, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हेयर स्टाइल, इन सब में आपको काम मिल सकता है। आर्ट डायरेक्टर के कंसल्टेंट बन सकते हो। मूवी में भी डायलॉग्स लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी कल्चर और लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपकी एक्सरसाइजेस हैं। आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो और पिछले दोनों वीडियो अच्छे से सुने होंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा चैप्टर, और ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है ना, आप आराम से कर पाओगे।
तो देखो यहाँ पे आपको मैंने कहा था ना क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्यों याद रखना पड़ेगा कि प्ले का नाम दिया जाएगा या मूवी का नाम दिया जाएगा और किन्होंने डायरेक्ट की या किन्होंने लिखा उसका नाम दिया जाएगा। तो तिलक कहानी आगरकर, विश्वराम बेडकर, साष्टांग नमस्कार आचार्य एत्रे, एकच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर। तो इनमें से कौन सा पेयर गलत है के और उसका सही रीराइट करो, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये जो सारे नाम है ना आपके मराठी थिएटर और इंडियन थिएटर के, ये आप लोग इसके लिए याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, मनोरंजन का इतिहास, इसी के साथ खत्म होता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए इस पीडीएफ के लिए जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कि अगले वीडियो तक मिलते हैं। वीडियो शेयर करिएगा, सेव करिएगा, संडे सवाल के वीडियोस जाकर के जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।